कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2 चेक करते हैं क्या है आगे। देखो कल मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ये जो कैपेसिटेंस लिख रहे हैं हम केवल स्फेरिकल कंडक्टर के लिए वैलिड है, ठीक है ना। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है हमारे पास और इस कंडक्टर को हमने कितना चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दिया है, इसकी रेडियस आर है और ये एयर या वैक्यूम में प्लेस्ड है, वैक्यूम में प्लेस्ड। तब C इज इक्वल टू कल मैंने प्रूव किया था 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल, ठीक है, ये मैं बता चुका था। एयर वैक्यूम के लिए इतना होता है, अगर कोई मीडियम है तो K आ जाएगा, ठीक है, वो मैं कल बता दिया था। इसमें एक पॉइंट बता रहा हूँ, देखो यहां से अगर हम एप्सिलॉन 0 की यूनिट निकालें, SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का नाम तो याद होता है आपको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते थे हम इसे, क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी यूनिट निकालें तो देखो यहां से एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या हुआ, C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन 0 निकाला C/4 पाई r, C/4 पाई r, ये तो इसकी वैल्यू होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, ये कैपेसिटेंस है ना, तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड और 4 पाई की यूनिट कुछ नहीं, तो इसकी यूनिट मीटर। तो एप्सिलॉन 0 की यूनिट आई फैराड पर मीटर। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि फैराड पर मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो किस फैराड पर मीटर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट है। आप मेरे नोट्स खोलना, कूलॉम्स लॉ वाले नोट्स निकालना, उसमें भी मैंने जब ये लिखी है यूनिट तब लिखा है वहां पे, समझा आज रहा हूं। जरा एक चीज और सुनते, अगर हम फॉर्मूला लिखते F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, कूलॉम्स लॉ, यहां से अगर एप्सिलॉन 0 की यूनिट निकालते तो एप्सिलॉन 0 को ऊपर ले आए और F को नीचे, तो 1/4 पाई कैपिटल F Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ऐसे चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, और इस वाले की भी कूलॉम, तो कूलॉम स्क्वायर हो गई अपॉन फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर, उसका स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 की यूनिट यहां से निकाली तो ये आई। पर एक बात बता दूं, एक फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वो डिफरेंट फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं, लेकिन वो आपस में ऑलवेज कैसी होती है, इक्वल। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 की यूनिट इस फॉर्मूले से निकाल लें तो ये आ रही है, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट इस फॉर्मूले से निकाल लें तो ये आ रही है, लेकिन ये दोनों सेम होंगी। फैराड पर मीटर इक्वल होगा कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर के, ये इक्वल होगा। अगर आप चाहो तो इसे प्रूव भी कर सकते हो, अगर आप इसका प्रूव करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे करें प्रूव, तो जब फैराड किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस की, तो उसका फॉर्मूला लिख लो, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, है ना। अब देखो चार्ज की यूनिट तो कूलॉम होती है, इसकी फैराड होती है, हमें फैराड भी चाहिए और कूलॉम भी चाहिए, लेकिन पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, जो हमें नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये तो एक पॉइंट हो गया। एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज पढ़ा है, ऐसे पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर W अपॉन Q नॉट, ऐसे, है ना। तो देखो हमें वर्क की पोटेंशियल इज इक्वल टू, पोटेंशियल की यूनिट तो वोल्ट होती है, जो हमें नहीं चाहिए, इसमें वोल्ट नहीं कहीं पे भी। वर्क की होती है जूल, जूल भी नहीं चाहिए, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है Fs cos थीटा होता है। तो इसकी जूल, इसकी न्यूटन और इसकी मीटर, तो हम जूल को लिख सकते हैं किसके बराबर, न्यूटन मीटर के। तो यहां से आप देखो वोल्ट लिख लो, है ना, SI यूनिट इसकी वोल्ट, इसकी यूनिट वोल्ट, और वर्क की यूनिट न्यूटन इनटू मीटर लिखो, न्यूटन मीटर, और चार्ज की कूलॉम, है ना।
वोल्ट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर अपॉन कूलम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, या इसे बाद में लिख लो, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट निकाल ली, ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लिख लो, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, यहां लिख लेता हूं नाउ, अब लिख लो आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, C इज इक्वल टू कितना, चार्ज अपॉन Q बराबर CV होता है ना, Q बराबर CV, तो C बराबर Q ओवर V, तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ऐसे है ना, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, है ना, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब यूनिट पुट कर दो, कैपेसिटेंस की यूनिट तो क्या होगी फैराड, चार्ज की यूनिट कूलम, और पोटेंशियल की यूनिट में वोल्ट होती है, लेकिन वोल्ट में लिख के किसके बराबर है, न्यूटन मीटर और अपॉन कूलम, ये कहां बन जाएगा ऊपर, तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर, फैराड के बराबर आ गया। लेकिन हमें चाहिए फैराड पर मीटर, ठीक है। नाउ देन अगर आप इसमें मीटर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, या मीटर का, एक मीटर का यहाँ डिवाइड कर दो, एक मीटर का उधर कर दो, तो कूलम स्क्वायर अपॉन कितना, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ऐसे मीटर से मीटर काट दो, देखो ये रिजल्ट आ जाएगा। अगर भाई इस मीटर से मीटर कैंसिल कर दोगे ऐसे, तो फैराड इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर मीटर तो आ गया, हमें नीचे लाना है ना फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर इज इक्वल टू कितना, ऐसे देखो इक्वल प्रूफ हो गई, कुछ समझ में आया आपको। तो फैराड पर मीटर किसकी यूनिट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। देखो इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक पॉइंट बताया मैंने ये, ठीक है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, इसमें सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, उसे देखते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको। देखो इससे रिलेटेड एक पॉइंट और बोल रहा हूँ मैं आपसे, देखो अर्थ के लिए बोल रहे हैं, एक बात बताओ, ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर है, और स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम एक अर्थ के बारे में बात करें कि अर्थ को हम एज्यूम कर लें एक स्फेरिकल कंडक्टर, एज्यूम कर लें कि हमारी अर्थ स्फेरिकल कंडक्टर है, अर्थ स्फेरिकल, अर्थ इस कंडक्टर तो होती ही है, अर्थ कैसे होती है, कंडक्टर, बस उसे स्फेरिकल शेप का कंसीडर कर लें कि स्फेरिकल शेप की है, तो उसकी रेडियस कितनी होती है भाई, अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10 की पावर प्लस के 6 मीटर, है ना। अर्थ की रेडियस 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये तो अर्थ बहुत, अर्थ से बड़ा कंडक्टर है हमारे पास कोई क्या नहीं, तो अर्थ सबसे बड़ा कंडक्टर है हमारे पास प्रेजेंट जो है, उसकी रेडियस 6.4 10 की पावर 6 मीटर। उसका कैपेसिटेंस निकालें इस फॉर्मूले से, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू R, इसकी वैल्यू लिखते हैं तो 1/9 इंटू 10 की पावर 9, 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, इसकी वैल्यू 1/4 पाई, 4% 0 की वैल्यू 1/9 इंटू की पावर 9, और R की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 की पावर 6। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आता है 711 इंटू 10 की पावर -6, 711 इंटू 10 की पावर कितना, -6, इतने फैराड आता है। तो इसका मतलब है कि 0.000711 फैराड, आप चाहो तो इसे 711 माइक्रोफैराड भी लिख सकते हो। तो एक बात तो ये बहुत छोटी है, एक फैराड से बड़ी है या छोटी है, तो देखो अर्थ कितना बड़ा कंडक्टर है, तो उसका कैपेसिटेंस मात्र कितना आ रहा है, 0.0000711 फैराड। तो सोचो एक कंडक्टर जिसका कैपेसिटेंस कितना हो, 1 फैराड, तो उसका साइज हमें कितना बड़ा लेना पड़ेगा भाई, रेडियस बढ़ाएंगे तभी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और हम रेडियस सबसे बड़ा कंडक्टर ले लिया हमने 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, तब उसको हमने सॉल्व किया तो उसका कैपेसिटेंस मात्र कितना आया, 0.00711 फैराड, है ना। इतना छोटा कैपेसिटेंस आ रहा है किसका, अर्थ का, समझ में आया। तो अब जरा सोचो, अगर 1 फैराड का कैपेसिटेंस जो होगा, 1 फैराड जो कैपेसिटेंस है वो बहुत बड़ा कैपेसिटेंस है या बहुत छोटा कैपेसिटेंस है, तो बहुत बड़ा कंडक्टर चाहिए जिसका कैपेसिटेंस 1 फैराड हो, ठीक है नहीं, अर्थ से भी बहुत बड़ा साइड आपको, तब उसके, इसीलिए फैराड
कैपेसिटेंस की बिगेस्ट यूनिट है या स्मॉलेस्ट यूनिट है? तो फैराड कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है, इसीलिए हम कैपेसिटेंस को जो यूज करते हैं वो माइक्रोफैराड में, नैनोफैराड में, पिकोफैराड में यूज करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि कैपेसिटेंस का जो यूनिट है फैराड, वो बिगेस्ट यूनिट है कैपेसिटेंस की। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आया दूसरा। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरा पॉइंट। इसमें हम तीसरे पॉइंट की तरफ बात कर रहे हैं। तो देखो Q, थर्ड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट, काफी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। Q प्रोपोर्शनल टू चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस में कैसा रिलेशन होता है डायरेक्टली। Q प्रोपोर्शनल टर्म हटाते हैं, कांस्टेंट टर्म आता है C एक कांस्टेंट टर्म है जिसे हम कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अगर हम Q और V में ग्राफ बनाएं तो जो मैं कल बता चुका था आपको, ये V और ये Q ग्राफ बनाते हैं तो कैसी लाइन आती है? स्ट्रेट लाइन। Q और V में ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, तो इस पूरे ग्राफ पर C कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छा आगे जरा देखते हैं। अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसको समझना इस तरीके से। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं हम? tan थीटा। इसको हम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। आपने मैथमेटिक्स में ये वर्ड पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हैं तो एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज एंगल, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाती है, उस एंगल के टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस एंगल को क्या बोलते हैं हम? एंगल का टेंजेंट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है। अगर हम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालें इस ग्राफ के लिए तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसका नाम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर बटे बेस। देखो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस। देखो ये किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला चार्ज। यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो मान लो कितना चार्ज है? Q। इस जगह पर ये लाइन पोटेंशियल डिफरेंस की है, पोटेंशियल की है, तो ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया। पोटेंशियल मान लो V है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया Q और बेस हो गया V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अगर हम यहाँ से Q अपॉन V निकालें इस वाले फॉर्मूले से, तो Q अपॉन V किसके बराबर आता है? C के। तो हम Q अपॉन V की जगह पर लिख सकते हैं C, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? C, या C इज इक्वल टू कितना? C इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। एक बार बताओ, इसको एक पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इस पूरे ग्राफ पर, ये ग्राफ कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है और पूरे ग्राफ पर C की वैल्यू कैसी रहती है? कांस्टेंट। एक तरीके से समझ सकते हो इस तरह से कि ये V और ये इस तरह से Q। C कांस्टेंट क्यों रहता है इस पूरे ग्राफ पर, है ना। वैसे तो एक बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि इस पूरे ग्राफ पे कांस्टेंट क्यों रहता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, देखो ये थीटा है, इस वाले पॉइंट पे लोगे तो ये भी थीटा है एंगल, यहाँ पे देखोगे तो ये भी थीटा है। तो थीटा इस पूरे ग्राफ में कैसा है? कांस्टेंट है। और जब थीटा कांस्टेंट है तो C भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट। अगर ग्राफ ऐसे हो जाता है, सोचो जरा कि अगर ये आपका V और ये आपका Q और ग्राफ ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पे थीटा ये हो गया, यहाँ पे थीटा कम हो गया, ज्यादा हो गया तो कम हो गया, और ऊपर गए तो थीटा और कम हो गया, और ऊपर गए तो थीटा और कम हो गया। तो यहाँ थीटा डिक्रीज हो रहा है। अगर थीटा डिक्रीज हो रहा है तो C क्या हुआ? डिक्रीज होगा। लेकिन ग्राफ तो ये है ना, इसमें थीटा कैसा है? कांस्टेंट है, और थीटा कांस्टेंट है तो C की वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसमें इस समझ में आया आपको ये? ठीक है, लेकिन ये रटना नहीं है आपको कि C इज इक्वल टू tan थीटा, इसको रटना नहीं। रीजन एक तो ये है, एक और बताता हूँ। दूसरा, जैसे एक पॉइंट हम ये लिखते हैं कि अगर हम ग्राफ जो है यहाँ हम लिखते हैं Q और यहाँ लिखते हैं हम V, तो हमने चेंज क्या किया? यहाँ पे क्या था हमारा V एक्स एक्सिस में, और क्या कर दिया? एक्स एक्सिस में हमने Q कर दिया। V की जगह पे Q कर दिया है और Q की जगह पे V कर दिया है। अब फिर हम Q और V के बीच में ग्राफ बनाए तो अभी भी स्ट्रेट लाइन आया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आया। अब इसका स्लोप निकाला हमने स्ट्रेट लाइन का, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन वो tan थीटा होता है।
टेन थीटा निकालें तो परपेंडिकुलर, इस जगह पे पोटेंशियल V मान लें, इस जगह पे चार्ज Q मान लें, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये V और ये Q, तो परपेंडिकुलर हो गया V और बेस हो गया Q। अब हमें V अपॉन Q चाहिए, ये क्या है, Q अपॉन V। अगर V अपॉन Q तो दोनों को उल्टा करें तो V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C, तो 1 अपॉन V अपॉन Q किसके बराबर, 1 अपॉन C के, तो यहाँ से C निकालें तो 1 अपॉन tan थीटा नहीं आएगा। स्लोप लार्ज, अगर स्लोप लार्ज होगा तो कैपेसिटेंस कैसा होगा, स्मॉल होगा। यहाँ पे देखें तो स्लोप लार्ज है अगर, तो कैपेसिटेंस भी कैसा है, लार्ज है। यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ इनवर्स रिलेशन आया स्लोप के साथ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद ना करिए, समझिए। tan थीटा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटीक्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है उस एंगल का टेंजेंट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है। अब tan थीटा निकालिए परपेंडिकुलर बटे बेस करके, इसमें भी tan थीटा परपेंडिकुलर बटे बेस करके निकालिए, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। इससे समझ में आया। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है वो चेक करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आएगा वो हम देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें कि अगर हमसे ये क्वेश्चन गिवन है हमसे कि यहाँ ये दे रखा है V और यहाँ दे रखा है Q, और हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर A, ये कंडक्टर B। कितने कंडक्टर हैं, 2 कंडक्टर। लेट 2 कंडक्टर्स आर A एंड B। हमारे पास दो कंडक्टर हैं A और B, और उसके लिए Q और V के बीच में जो फिगर दे रखा है वो ये रखा है। फिर पूछ रहा है कि किस कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज्यादा है। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस मान लो C1 है, इसका C2 है, तो किस कंडक्टर का कैपेसिटेंस लार्ज है ये बताना है, और फिगर दे रखा है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, किस कंडक्टर का कैपेसिटेंस लार्ज है हमें ये बताना है, तो कैसे करेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। उसमें हम यहाँ पर V दे रखा है तो यहाँ V लिख लेंगे, यहाँ Q दे रखा है तो यहाँ Q लिख लेंगे, और एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन tan थीटा होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर लिखे हैं तो परपेंडिकुलर ये वाला Q, और बेस तो ये Q है और ये V है, तो बेस है V, और Q अपॉन V किसके बराबर होता है, C। ठीक है, C की क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, CV। तो यहाँ से अगर हम Q अपॉन V निकालें तो Q अपॉन V इज इक्वल टू C, तो C इज इक्वल टू tan थीटा। पहले इतना कर लेंगे, इतना करने के बाद फिर हम ये डायग्राम बना लेंगे, फिर लिखेंगे नाम, और ये डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद देखो ये C1 कैपेसिटेंस है तो इसका स्लोप θ1 मान लेते हैं, और इसका x एक्सिस से θ2 मान लेते हैं। आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग θ2 ज्यादा दिख रहा है और θ1 कम, दैट इज tan θ2 ज्यादा होगा tan θ1 से। अब देखो जब सिंगल इस ग्राफ का कैपेसिटेंस C है ना, ये एक कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस C है, तो C इज इक्वल टू tan θ आ रहा है, तो C इज इक्वल टू tan θ, तो C1 इज इक्वल टू tan θ1। यहाँ C1 किसके बराबर होगा, tan θ1 के, और C2 किसके बराबर होगा, tan θ2 के, इस रिलेशन से। तो यहाँ इस जगह पर लिख सकते हैं C2 और इस जगह पर लिख सकते हैं C। तो कंडक्टर B का कैपेसिटेंस ज्यादा है कंडक्टर A के कैपेसिटेंस से, लेकिन आप इसे रटना नहीं। फिर तो आज से कहता हूं देखो क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन उसने ऐसे कर दिया, यहाँ लिख दिया उसने Q और यहाँ लिख दिया उसने V ऐसे, और फिर ग्राफ बनाती है ऐसे दो, कि हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक A है एक B है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2, बताओ किस कंडक्टर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है आपका ये वाला, अब फिर पूछ रहा है, तो आप रटना नहीं इस रिलेशन को, अब इसके लिए कर लो, सॉल्यूशन शुरू कर दो। यहाँ से आप यहाँ पर ये यहाँ पे क्या बना हुआ है Q, तो यहाँ पे Q बना लो, यहाँ पे क्या बना हुआ है V, तो यहाँ पर V बना लो, फिर स्ट्रेट लाइन बना लो, फिर थीटा लिख लो। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो tan थीटा बोलते हैं उसे, tan थीटा
परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर ये रहा और बेस ये रहा, तो परपेंडिकुलर कौन है v और बेस कौन है q, तो v अपॉन q। और v अपॉन q अगर इस रिलेशन से निकालते हैं v अपॉन q तो किसके बराबर आएगा 1 अपॉन c के, दैट इज c इज इक्वल टू यहाँ से निकालें तो 1 अपॉन टेन थीटा, और ये आएगा टेन थीटा, है ना। तो अब c इज इक्वल टू आ रहा है हमारा टेन थीटा, ये रिलेशन आ रहा है। इसमें चाहे तो कोई c1 लिख रहे हैं तो यहाँ θ1 लिख लें, यहाँ θ2 लिख लें, है ना। अब बताओ θ2 ज्यादा है θ1, तो अकॉर्डिंग टू फिगर यहाँ लिख सकते हो आप। ये समझ में आ रहा है ना, ये रिजल्ट ऐसे हो गया आपका, ये इसके लिए करना है, ये फर्स्ट के लिए रिजल्ट हो गया ऊपर वाला, सेकंड के लिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे, फिर इसके लिए कर रहे हैं θ2 ग्रेटर देन θ, तो हम tan θ2 ग्रेटर देन क्या tan θ1, तो देखो tan θ इज इक्वल टू 1 अपॉन c है ना, tan θ इज इक्वल टू 1 अपॉन c, tan θ ये c का, तो tan θ इज इक्वल टू 1 अपॉन c, तो tan θ2 किसके बराबर 1 अपॉन c2 के बराबर, और tan θ1 1 अपॉन c1, इस केस में c1 ग्रेटर देन c2। अब c1 का कैपेसिटेंस ज्यादा आ रहा है, पहले c2 को ज्यादा होता c1 से, अब c1 का ज्यादा आ रहा है। समझ में आपको ये वाली बात समझ में आई, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो इसका एक तरीका और है, देखो कई जगह किताबों में स्लोप के बेसिस पर करता है, कभी कभी विदाउट स्लोप के भी कर सकते हो आप इसको, जैसे विदाउट स्लोप के कैसे बताएंगे वो समझा रहा है। मेरे को तो यही ज्यादा अच्छा लगता है स्लोप वाला, ठीक है। अगर आपको स्लोप वाले से नहीं करना है, दूसरे तरीके से करना है, तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ही आने चाहिए, ठीक है। जरा कैसे करते हैं जरा समझिए। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया उसने, अब कह रहा है कि कंडक्टर ए और कंडक्टर बी में से किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है बताइए। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है C बराबर Q ओवर V। अब इसमें से कोई Q और V में से कोई एक टर्म कांस्टेंट कर लो, आप कोई सा भी एक टर्म कांस्टेंट कर लो। जैसे मैंने Q को कांस्टेंट करना चाहूं तो Q को कांस्टेंट कर लूं, V को कांस्टेंट करना चाहूं तो V को कांस्टेंट कर लूं। जैसे इफ अगर Q कैसा हो कांस्टेंट, Q कैसा हो कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, अगर Q को तुम कांस्टेंट मान लोगे तो C और V में कैसा रिलेशन हो जाएगा भाई, इनवर्स रिलेशन। ऐसे Q को कांस्टेंट कर लो तो C और V में कैसा रिलेशन है, ऐसे। अब देखो इस डायग्राम में भी आप Q को कांस्टेंट कर दो, ये कर दिया, तो इस वाले पॉइंट पर चार्ज कैसा है, कांस्टेंट में नहीं। देखो P पॉइंट पर और M पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू सेम है कि नहीं है, तो P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर चार्ज की वैल्यू कैसी है, सेम, ठीक है। अब P पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है या M पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा है, देख के बताओ। P पॉइंट पर पोटेंशियल Q, M पॉइंट पर भी पोटेंशियल Q, सॉरी P पॉइंट पर पोटेंशियल, P पॉइंट पर चार्ज कितना Q, M पॉइंट पर चार्ज कितना Q, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल V1 और M पॉइंट पर पोटेंशियल V2, तो बताओ किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। तो आपका कंडक्टर A के लिए पोटेंशियल कैसा है, ज्यादा, तो V2 ग्रेटर है किससे, V1 से। और जहां पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस कैसा होगा, कम। तो किसका कैपेसिटेंस कम होगा, इसका पोटेंशियल इस कंडक्टर के लिए, इस वाले कंडक्टर के लिए इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, और पोटेंशियल ज्यादा तो C कैसा कम, तो ये C कैसा हो कम, दैट इज वाई C2 इज ग्रेटर देन C। ठीक, एक आप इसे डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हैं। इसको एक तरीके से और सोच सकते, जरूरी नहीं है आप चार्ज को कांस्टेंट करो। देखो अगर आप ये फिगर द्वारा से बना रहे हो, इसी को करके दिखाता हूँ, ये V इसी को कर रहा हूँ, ये Q, ये V और ये Q, आपको एक तरीके से और कर सकते हो। जैसे ये कर लिया हमने, ये कंडक्टर A, ये कंडक्टर B, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। फिर लिख लेते हैं हम C और Q अपॉन V। अब हम V को कांस्टेंट कर लेते हैं, इसको कांस्टेंट कर लेते हैं V को, तो V को कांस्टेंट कर देंगे, इसको कांस्टेंट कर दिया तो C प्रोपोर्शनल टू Q। अब देखो V को कांस्टेंट करो पहले आप, इस पॉइंट P पर और इस वाले पॉइंट M पर पोटेंशियल कैसा है, सेम। इस वाले पॉइंट में पोटेंशियल देखोगे तो यहाँ पे मिल रहा है, इतना पोटेंशियल होगा। M पॉइंट पे भी पोटेंशियल देखोगे तो इतना ही है, पोटेंशियल सेम नहीं है, लेकिन P पॉइंट पे चार्ज कम है और M पॉइंट पे चार्ज
ज्यादा है। तो किस पॉइंट का चार्ज ज्यादा है? इस जगह पे Q2 है और इस जगह पे Q1 है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि Q2 ज्यादा है किससे? Q1 से। और Q और C के साथ कैसे रिलेशन है? डायरेक्टली। तो Q जिसका ज्यादा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा, तो Q2 ज्यादा है, कैपेसिटेंस C2 का ज्यादा है ना, दैट इज C2 इज ग्रेटर देन C, है ना। तो सेम ही आंसर आ रहा है सबसे, ठीक है। तो मेरे को ना ये अच्छा लगता है ना ये अच्छा लगता है, मेरे को स्लोप वाले, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले से करना अच्छा लगता है। आपको ये अच्छा लगे, ये अच्छा लगे, वो अच्छा लगे, लैंग्वेज नहीं लिख पाते ना इसमें, समझ में आइटम को। तो 3 तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है न्यूमेरिकल, n ड्रॉप्स ऑफ मरकरी। मरकरी जो होता है वो कंडक्टिंग होता है, मरकरी में करंट फ्लो कर सकती है। तो n ड्रॉप है मरकरी ऑफ इक्वल रेडियाई एंड इक्वल चार्जेस कंबाइन टू अ फॉर्म ऑफ बिग ड्रॉप। तो मैं पहले सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो मैंने देखे एक स्मॉल ड्रॉप ले लेना, इसकी रेडियस, स्मॉल ड्रॉप की रेडियस स्मॉल r मान ली, इस पर Q चार्ज है, ये फर्स्ट ड्रॉप हो गई। ऐसे ही हमने दूसरी ड्रॉप बनाई, इस पर भी Q चार्ज है, इसकी भी रेडियस r है, सेम साइज की है। फिर मैंने तीसरी ड्रॉप बनाई, इसकी भी रेडियस r है, Q चार्ज है। ऐसे ही हमारे पास कितने ड्रॉप हैं? n ड्रॉप हैं, सबकी रेडियस सेम है और सबका चार्ज सेम है। और इन सबको मिला के हमने एक बड़ी ड्रॉपलेट बना ली है, n ड्रॉप्स। तो ये पहली ड्रॉप, ये दूसरी ड्रॉप, ये तीसरी, ये n भी, n ड्रॉप्स ऑफ मरकरी इक्वल रेडियाई, सबकी इक्वल रेडियाई दिखाई है, एंड इक्वल चार्जेस, तो सबका चार्ज इक्वल दिखाया है। कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, एक बिग ड्रॉप बनाया। कंपेयर द चार्ज, इसका चार्ज और इनमें से किसी एक का चार्ज के साथ कंपेयरिंग करनी है, इसका चार्ज और इसके चार्ज की कंपेयरिंग करनी है। इसका कैपेसिटेंस और इस एक ड्रॉप के कैपेसिटेंस के बीच में कंपेयरिंग करनी है, इसका पोटेंशियल और इस एक ड्रॉप के पोटेंशियल के साथ कंपेयरिंग करनी है, ठीक है। तो देखो लेट कर लेते हैं हम कि लेट Q तो क्या है आपका? चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप, चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप्स, है ना। ईच मतलब प्रत्येक स्मॉल ड्रॉप पर कितनी चार्ज है? स्मॉल Q है। स्मॉल r क्या? रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। एक हम स्मॉल v मान लेते हैं, वेलोसिटी नहीं है ये, स्मॉल v मान लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप, है ना, स्मॉल ड्रॉप ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। c मान लेते हैं छोटा, कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, ठीक है। ये सब स्मॉल ड्रॉप के लेट कर लिए। ये कैपिटल बड़ी बिगर ड्रॉप है आपकी, बिगर ड्रॉप, इसकी रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं, इसका चार्ज कैपिटल Q मान लेते हैं, इसका पोटेंशियल कैपिटल V मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस कैपिटल C मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया। अब सबसे पहले कह रहा है कि चार्ज में कंपेयरिंग करिए, लेकिन चार्ज, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप विद करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल ड्रॉप्स, एक ड्रॉप के साथ कंपेयर करनी है ना। तो ये तो चार्ज कैसे नेचर का होता है, सिंस सॉल्यूशन कर रहा हूं, चार्ज इज, सिंस लिख दो, सॉल्यूशन सुन रहा हूं, सिंस चार्ज इज एडिटिव नेचर, कैसा नेचर? एडिटिव नेचर, इसीलिए टोटल चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, तो इन सबको कंबाइंड करके ही तो बिगर ड्रॉप बनाएंगे। तो बड़ी ड्रॉप पे जो चार्ज होगा Q माना है, वो इन सबके सम के चार्ज के बराबर होगा, Q प्लस Q प्लस Q
कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। अगर हमारे पास दो ही ड्रॉप होती, इन दोनों ड्रॉपों को कंबाइन करके बड़ी ड्रॉप बनाती, तो चार्ज कितना होता, Q प्लस Q, 2Q। 3 ड्रॉप तो 3Q, 4 ड्रॉप तो 4Q, n ड्रॉप तो कितना, n। तो हमसे कंपेयरिंग कर रहा है, तो बड़ी ड्रॉप का चार्ज स्मॉल ड्रॉप के चार्ज से n टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, ये कंपेयरिंग एक क्वेश्चन हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड कंपेयरिंग उसने किस में करवाई है, कैपेसिटेंस में। देखो ये रेडियस हमने लेट करी है, गिवन नहीं है, ये वाली रेडियस हमने लेट है ना, गिवन नहीं है ना। तो एक बात बताओ आप, इसमें इन सबको मिला के एक बड़ी ड्रॉपलेट बनाए, तो इन सबका मिला के वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। मान लो मेरे पास ये 1 लीटर की इस ड्रॉपलेट का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इस वाली ड्रॉपलेट का भी वॉल्यूम 1 लीटर होगा, रीजन सबकी रेडियस सेम, साइज सेम है, तो 1 लीटर की ड्रॉपलेट है, इस ड्रॉपलेट का भी वॉल्यूम 1 लीटर है, इसका भी 1 लीटर है ना। और मेरे पास मान लो 10 वाटर की ड्रॉपलेट है, सबका वॉल्यूम 1 लीटर है, तो इन सबको मिला लूंगा तो कितना वॉल्यूम बन जाएगा, 10 लीटर। तो इस बड़ी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम इन सभी वाटर के ड्रॉपलेट के वॉल्यूम के सम के बराबर हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉपलेट ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप क्या इक्वल होगा, बताओ। इस बड़ी ड्रॉपलेट का वॉल्यूम क्या एक वाटर की ड्रॉपलेट की वॉल्यूम की इक्वल होगा, तो नहीं, इन सबसे मिलकर ये बड़ी ड्रॉपलेट बनी है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप इनटू n, सबका वॉल्यूम सेम है ना। अब ये कितने, ये पूरा कितने ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया, n वाटर की ड्रॉपलेट का वॉल्यूम, सॉरी n मरकरी की ड्रॉपलेट का वॉल्यूम हो गया सबका मिला के। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप कितना, 4/3 पाई कैपिटल RQ इज इक्वल टू कैपिटल N इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप 4/3 पाई स्मॉल RQ। ठीक है, यहां से हम कैपिटल R निकाले तो कैपिटल R इज इक्वल टू N स्मॉल RQ। जब इस R को पावर को उधर ले जाएंगे तो N R की पावर क्यूब डिवाइड ऐसे, सॉरी डिवाइड नहीं, 1/3 है ना। तो इसे देखो क्या लिख सकते हैं हम, यहां लिख सकते हैं कि हमारी जो R की वैल्यू आई, यहां से हमारी R की जो वैल्यू आई वो आई N की पावर 1/3 और स्मॉल r, 3 से ये 3 कट गया और 1/3 N की पावर। तो ये रिलेशन निकाल दिया मैंने इसकी ड्रॉपलेट की रेडियस में और इसकी ड्रॉपलेट की रेडियस में। ठीक है, ठीक है, ये तो रिलेशन निकला। सर ये निकाला क्यों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा है या कैपेसिटेंस की बात कर रहा है। सेकंड पार्ट है हमारा कैपेसिटेंस, है ना। तो नाउ कैपेसिटेंस ऑफ वन स्मॉल ड्रॉपलेट, या वन क्या है, स्मॉल वन ही लिख रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप सी माना है कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। स्फेरिकल शेप का है तो कितना फॉर्मूला होता है, 4πε0 इनटू r। स्मॉल ड्रॉप की रेडियस आएगी, ये तो स्मॉल सी हो गया। एंड कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप, बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस निकालना है तो सारी चीजें बड़ी ड्रॉप की रेडियस और बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस। स्मॉल ड्रॉप का तो स्मॉल ड्रॉप की रेडियस, स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस। तो यहां से देखो आप 4πε0 कैपिटल R की जगह पर हम लिख सकते हैं ये, है ना। तो लिख सकते हैं n की पावर 1/3 स्मॉल r, कैपिटल R की जगह पर प्लेस कर दो ये, तो कर दिया। और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे स्मॉल सी, कैपिटल C इज इक्वल टू n की पावर 1/3, कैपिटल C इज इक्वल टू n की पावर 1/3 स्मॉल सी। तो बड़ी ड्रॉप का कैपेसिटेंस स्मॉल ड्रॉप की कैपेसिटेंस का कितने टाइम्स है, n की पावर 1/3 टाइम्स है। समझ में आया आपको। तो देखो ये दूसरा आंसर निकाल दिया हमने, समझ में आया आपको यहाँ तक। तीसरे
पॉइंट में पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? तो देखो मैं इसको लेट किया है उसे उठा लेता हूँ, ठीक है। ये अगर हम लिखते हैं तीसरा थर्ड पार्ट इसका कर रहे हैं, तो उसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल भी माना है। फॉर्मूला क्या होता है भाई? कंडक्टर याद है, कंडक्टर के सरफेस पर, चाहे सॉलिड कंडक्टर हो चाहे हॉल स्फेरिकल सेल हो, तो उसके सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r। स्मॉल ड्रॉप का निकाल लें तो स्मॉल ड्रॉप का चार्ज, स्मॉल ड्रॉप की रेडियस, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर तो होगा मरकरी ड्रॉप की, तो ठीक है। ये तो स्मॉल हो गया फर्स्ट, समझ में आया। एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बिगर ड्रॉप के सरफेस पर पोटेंशियल निकाले तो कैपिटल भी मान लेते हैं। तो सब कुछ बिगर ड्रॉप का कैपिटल Q ओवर कैपिटल R, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर दो, 1/4πε0 है ना, 1/4πε0। कैपिटल Q की वैल्यू NQ, R की वैल्यू N 1/3 स्मॉल r। आप इसे सॉल्व कर दो, समझ में आया? सॉल्व करें तो देखो इसकी जगह पर 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r, 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r, इसकी जगह पे तो हम स्मॉल भी ले सकते हैं। तो कैपिटल V इज इक्वल टू, ये तो स्मॉल भी हो गया, यहाँ क्या बचा? एक n ऊपर बचा और n की पावर 1/3 नीचे बचा। जब इसको ऊपर लाओगे तो n की पावर 1, इसकी पावर 1, इसको ऊपर लाओगे तो माइनस के 1/3, और ये ऐसे लिख पाओगे? सॉरी, ऐसे लिखोगे? तो बड़ी ड्रॉपलेट का जो पोटेंशियल आया, एक में से 1/3 घटाएंगे तो 3 - 1 2/3 को आएगा, n की पावर 2/3 और स्मॉल n की पावर 2/3 और स्मॉल। तो बड़ी ड्रॉपलेट का पोटेंशियल स्मॉल ड्रॉपलेट की पोटेंशियल के कितने टाइम्स हो गया? n की पावर 2/3 टाइम्स हो गया। कुछ समझ में आया? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर देखते हैं आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो मैं लिखा, स्केच द ग्राफ टू शो हाउ द कैपेसिटेंस C ऑफ कंडक्टर वेरीज विद चार्ज Q गिवन टू इट। तो देखो हमने पीछे पढ़ा कैपेसिटेंस C इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस C इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज Q। कैपेसिटेंस ऑफ C इंडिपेंडेंट होता है चार्ज से और पोटेंशियल से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज दोनों से इंडिपेंडेंट होता है कैपिटल C, है ना। सो दैट ग्राफ बिटवीन capacitance C and charge Q is parallel, is a straight line, लिख दो, is a straight line parallel to the charge axis, ठीक है। कैसे ग्राफ बनाया कर देखे, यहां लिख लिया हमने चार्ज एक्सेस। ये कौन सा एक्सेस है? चार्ज एक्सेस। जैसे आप चार्ज एक्सेस बोल रहे हैं इसी को हम, ठीक है। ये लिख लिया हमने कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इंडिपेंडेंट होता है चार्ज से। चार्ज बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? ऐसे। इसमें C कैसा है? कांस्टेंट है,
ऐसे इस तरह से ग्राफ बना सकते हो आप। चार्ज इंक्रीज हो रहा है लेकिन सी कांस्टेंट है ना। तो स्ट्रेट लाइन है तो सी इज इंडिपेंडेंट, चार्ज बढ़ाएंगे तब भी सी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, इंडिपेंडेंट है ना चार्ज से। सो ग्राफ बिटवीन कैपेसिटेंस चार्ज इज स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये लिखने के साथ ये लिखना जरूरी है पैरेलल टू द चार्ज एक्सेस, क्योंकि चार्ज एक्सेस के पहले भी तो बनाया ये, तभी तो चार्ज बढ़ रहा है इधर की तरफ, लेकिन कैपेसिटेंस कैसा है, कांस्टेंट है। इस वाले पॉइंट पर चार्ज कैपेसिटेंस सी है, चार्ज बढ़ इतना है, इस वाले पॉइंट पर भी कैपेसिटेंस उतना ही है, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ता जा रहा है लेकिन सी कैसा है, कांस्टेंट है, तभी तो चार्ज से सी कैसा है, इंडिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, ये लास्ट है, फिर इसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे आगे की। 2 कॉपर स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई, दोनों कॉपर स्फीयर हैं, सेम रेडियाई, वन हॉलो है अदर सॉलिड है, आर चार्ज्ड टू सेम पोटेंशियल, उनके पोटेंशियल भी सेम है, which if any of the two will have more charge। तो देखो हम हमसे क्वेश्चन पूछा है कि किस स्फीयर पे ज्यादा चार्ज होगा। तो देखो हमें जानकारी दे रखी है कि हमारे पास 2 क्या हैं, कॉपर के स्फीयर हैं, लेकिन पहला वाला हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर, और दूसरा हमारा सॉलिड स्फीयर है। लेकिन इंपॉर्टेंट है रेडियस दोनों की कैसी है, सेम है ना। तो रेडियस सेम होगी, मान लो ये स्फीयर 1 और ये स्फीयर 2, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। तो कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है। मटेरियल से इंडिपेंडेंट होता है, वैसे हम मटेरियल भी सेम है दोनों के, साइज रेडियस पे डिपेंड करता है, तो दोनों के रेडियाई कैसी हैं, सेम है। तो इसका और इसका कैपेसिटेंस कैसा होगा, सेम होगा, C1 और C2, क्योंकि रेडियस बराबर है। फिर कह रहा है आगे आर चार्ज टू सेम पोटेंशियल, तो इनको चार्ज इस तरह से किया कि इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2, और ये हमें गिवन है, एंड V1 और V2 सेम है, ये हमें गिवन है कि इसका पोटेंशियल सेम है। फिर कह रहा है कि विच इफ एनी ऑफ द टू विल हैव मोर चार्ज, किस पर चार्ज ज्यादा होगा। तो एक बार तो एक फॉर्मूला होता है Q बराबर CV, C दोनों का कैसा, सेम, V दोनों का कैसा, सेम, तो Q की वैल्यू C और V के प्रोडक्ट के बराबर है ना, तो Q भी तो दोनों का सेम होगा। तो फॉर स्फीयर 1, फॉर हॉलो स्फीयर, मान लो इस पर चार्ज कितना है, Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, ऐसे। तो फॉर हॉलो स्फीयर 1 के लिए Q1 बराबर C1 V1, फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए देखें, सॉलिड स्फीयर 2 के लिए तो Q2 बराबर कितना, C2 V2। अगर हॉलो स्फीयर का देख रहे हैं तो इसी का चार्ज, इसी का कैपेसिटेंस, इसी का पोटेंशियल। सॉलिड स्फीयर का देख रहे हैं तो इसी का चार्ज, इसी का कैपेसिटेंस, इसी का पोटेंशियल। लेकिन यहां पर देख रहे हैं Q2 बराबर C2 किसके बराबर है, C1 के, V2 किसके बराबर है, V1 के। तो Q2 बराबर Q1 तो आ गया, Q2 इज इक्वल टू Q1 नहीं आ गया, C1 V1 ऐसे। तो Q2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम, Q1 नहीं लिख सकते। तो दोनों स्फीयर पे चार्ज कैसा है, इक्वल है, कैसा है, तो दोनों स्फीयर पे चार्ज ज्यादा होगा, सॉरी सेम होगा, दोनों स्फीयर पे कैसा चार्ज होगा, सेम चार्ज होगा। समझ में आया आपको, ठीक है। एक इस तरीके से कर सकते हैं और एक थ्योरी के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। तो थ्योरी के रूप में हम इसे कैसे लिखें वो देखते हैं, ठीक है। देखो मैंने आंसर लिख दिया, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C इज इक्वल टू इतना होता है, C रेडियस पर डिपेंड करता है, एज बोथ स्फीयर हैव इक्वल रेडियाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों की रेडियस कैसी है, सेम। तो अगर रेडियस दोनों की सेम होगी तो दे हैव सेम कैपेसिटेंस, दोनों का कैपेसिटेंस सेम होगा, और दोनों को चार्ज किया है सेम पोटेंशियल पर। व्हेन चार्ज टू सेम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी सेम है और कैपेसिटेंस भी सेम है, तो Q बराबर कितना होता है, CV, CV सेम, V भी सेम,
और दोनों ही अगर सेम है, दोनों कंडक्टर के, हॉलो स्फीयर और सॉलिड कंडक्टर दोनों के सी और वी दोनों ही सेम है, तो चार्ज भी कैसा रहेगा, सेम। तो दे विल हैव सेम चार्ज। ये आंसर लिख दिया हमने। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो या पहले जो मैंने किया था वो लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि देखो क्या लिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन लिख रखा है सेम टू सेम है, थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस देखें। कैन देयर बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। तो देखो मैंने मान लिया कि मेरे पास दो कंडक्टर है, एक ए और एक ए रहा, एक कंडक्टर ए रहा, एक कंडक्टर ए रहा, एक कंडक्टर ए रहा, कंडक्टर ए, एक कंडक्टर बी, ये दो कंडक्टर है ना। फिर कह रहा है कैन देयर अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर सेम वॉल्यूम, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, कैरी इक्वल पॉजिटिव चार्ज, और इन पर चार्ज कैसा है, इक्वल है। इस पर भी प्लस के क्यू चार्ज दिया है, इस पर भी प्लस के क्यू चार्ज दिया है, दोनों पे चार्ज इक्वल है। तो क्या इन दोनों कंडक्टर के बिटवीन पोटेंशियल में डिफरेंस होगा क्या? मान लो इस कंडक्टर ए का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना V1, और इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना V2। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों कंडक्टरों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर कितना होगा, वो V1 माइनस V2, ये होगा या फिर जीरो होगा, ये पूछ रहा है आपसे। कैन देयर आर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। तो इस कंडक्टर V1 तो क्या है, कंडक्टर ए का पोटेंशियल, V2 क्या है, कंडक्टर बी का पोटेंशियल, दोनों को कैसा चार्ज किया गया, इक्वल चार्ज किया, पॉजिटिव, सेम वॉल्यूम है दोनों कंडक्टरों की, वॉल्यूम भी सेम है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों कंडक्टरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है या कुछ है। तो बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तो बच्चे सोचते हैं कि यार वॉल्यूम सेम है तो कैपेसिटेंस सेम होगा, कैपेसिटेंस सेम है और चार्ज भी सेम है तो पोटेंशियल भी सेम होंगे और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो वॉल्यूम सेम है बट हम ऐसे भी तो कंडक्टर मान सकते हैं जिनके वॉल्यूम सेम हो बट शेप डिफरेंट हो, शेप डिफरेंट हो। अगर इन दोनों कंडक्टरों की शेप डिफरेंट होगी तो कैपेसिटेंस कैसा हो सकता है। अगर हमारी दोनों कंडक्टरों की शेप कैसी है, डिफरेंट, तो दोनों कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता। और दोनों कंडक्टरों की शेप अगर डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम हो बट शेप डिफरेंट हो, तो किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस शेप और साइज दोनों पर डिपेंड करता है, शेप और साइज दोनों पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम सेम दैट मीन साइज सेम बट शेप डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम मतलब साइज सेम बट शेप डिफरेंट है। तो शेप डिफरेंट होगा तो कैपेसिटेंस डिफरेंस हो जाएगा, और कैपेसिटेंस डिफरेंट हुआ तो V इज इक्वल टू Q V1 Q ओवर C1 और V2 इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख रहे हैं, Q बराबर CV, तो V इज इक्वल टू Q ओवर C। तो अगर कंडक्टर ए का लिख रहे हैं तो सारी चीजें एक ही, कंडक्टर ए का पोटेंशियल, एक कंडक्टर का चार्ज, एक कंडक्टर का कैपेसिटेंस, ऐसे कंडक्टर बी का Q ओवर C2। अब ये बताओ क्या पोटेंशियल सेम है, क्या V1 और V2 सेम है, तो V1 और V2 सेम नहीं है, और सेम नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो नहीं आएगा। दैट मींस दोनों कंडक्टर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सही आपको जीरो नहीं होगा वो। क्लियर है, समझ में आया कैसे लिखेंगे हम। तो इसको अगर लिखना चाहें, पहले समझ में आया, लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। देखो मैंने आंसर लिख दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं, तो होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यस, बिकॉज टू कंडक्टर्स have same volume may have different shapes and hence different capacitance। तो जब different capacitance हो जाएगा और shape different हो जाएगी, ऐसे ये कंडक्टर A हो गया, ये कंडक्टर B, दोनों का चार्ज कैसा, सेम, लेकिन कैपेसिटेंस भी डिफरेंट, C1 और C2 इक्वल नहीं, तो इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2, तो इसका पोटेंशियल लिखें तो इसी का चार्ज, इसी का कैपेसिटेंस, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखें तो इसी का चार्ज और इसी का कैपेसिटेंस।
तो V1 और V2 इक्वल है क्या? नहीं है। तो V1 और V2 इक्वल नहीं है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर। निकालें तो V1 माइनस के V2, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V2 B कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस, और V1 V2 इक्वल नहीं होंगे तो ये जीरो नहीं होगा। इसीलिए हमने लिखा यस, इन दोनों कंडक्टरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलें अगला नया टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक चेक करते हैं क्या है।